मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए आज बात करेंगे स्टेटस जीके पे। जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 100 प्रश्न आपके बीच में रखूंगा और ये किसी भी इम्तहान या किसी भी परीक्षा में आपसे पूछे जाते रहते हैं। वैसे सवालों को मैं आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला ही प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ सभा के कितने अंग हैं? तो इसके 6 अंग हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? तो आपका उत्तर होगा नाइट्रोजन गैस इसमें भरी होती है जो चिप्स के पैकेट होते हैं। इसके बाद में है, विषु, वेस और एटना ज्वालामुखी किस देश के ज्वालामुखी हैं? तो विषुवेश और एटना ज्वालामुखी इटली के हैं, ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसानों की आय दुगने करने वाली समिति का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना होगा अशोक दलवई समिति जो है वो समिति ऐसी थी जिसने किसानों की आय दुगने करने की वाली समिति को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, और ये गुजरात में पाई जाती है। इसको वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में रेगुर भी कहा जाता है और कई बार रेगुर पूछा गया किसे कहते हैं, तो काली मिट्टी। इसके बाद में, नारियल किस राज्य का वृक्ष है? तो नारियल केरल के राज्य का राज्य वृक्ष है, ये बात आपको याद रखनी है। थोड़ा जल्दी करूंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा ना लगे, रिवीजन के तौर पर मैं बात कर रहा हूं। अगला है, रीवा सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है? तो रीवा जो है वो मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, ये बात आपको याद रखनी है, रीवा पार्क। भारत का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष कौन सा है? तो भारत का दुर्गापुरा जो है वो सबसे बड़ा सोलर वृक्ष है। इसके बाद में, सौर ऊर्जा संचालित मंदिर कौन सा है? सौर ऊर्जा, यहाँ पे सौर्य गलत लिख दिया है, सौर ऊर्जा संचालित मंदिर है सूर्य मंदिर। और इसको किसने बनवाया था, ये भी कई बार पूछा गया है कि सौर्य मंदिर किसने बनवाया। तो साथ ही साथ ये भी कोणार्क का नाम आपको याद रखना होगा जिन्होंने इसको स्थापित कराया बनवाया है। इसके बाद में, स्वर्ण मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो गंग वंश से संबंधित है, ये बात आपको याद रखनी है, गंग वंश। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय, ये बहुत बड़ी बात है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय अपने भारत के राज्य हरियाणा गुरुग्राम में स्थित है। इसके बाद में है, अटलांटिक महासागर का दूसरा नाम क्या है? तो हेरिंग पॉन्ड इसका दूसरा नाम है अटलांटिक महासागर का। अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का किस लिए प्रयोग किया जाता है? उत्तर आपको देख लीजिए, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा ज्वालामुखी है? तो ये संसार का पूछ रहे हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पूछ रहे हैं, तो आपका जवाब होगा किलायू। इसके बाद में, चिल्का झील किस राज्य में पाई जाती है? तो चिल्का झील पाई जाती है उड़ीसा में। यहाँ से एक बात और भी याद रखिए, चील वहाँ पर बहुत पाई जाती हैं, जो चील उड़ी, इस तरह से याद रहे। तो चील से चिल्का हो गया, उड़ी से हो गया उड़ीसा, तो ये चिल्का झील पाई जाती है उड़ीसा में। इसके बाद में अगला प्रश्न देख लीजिए, और ये भी झील पूछी गई है, अंगुलिया यानुमा। अंगुलिया यानुमा जो झील है वो किस देश में पाई जाती है? तो आपका जवाब होगा अमेरिका में। अगला प्रश्न है, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। इसके बाद में अगला प्रश्न है, असम का पुराना नाम क्या है? तो असम का पुराना नाम आपको याद रखना होगा, कामरूप जो है वो इनका असम का पुराना नाम है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आपको याद रखना है, 10 दिसंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी मैं पेश कर रहा हूँ, रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है ये। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए कि 42वां संशोधन 1976 के माध्यम से भारत के संविधान में किन शब्दों को जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन कब हुआ? 1976। 76 बहुत आराम से जोड़ सकते हो, 42 जो होता है 4 में 2 मिला दीजिए 6 हो गया, उसी हिसाब से इधर 76 जोड़ लीजिए कि 76 जो होता है उसमें आखिर में 6 होता है। तो 42वां संशोधन 1976 में हुआ है, और इसमें जो शब्द जोड़े गए हैं उन शब्दों में ये देखिए, समाजवाद को जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया है, और इसके अलावा एक और शब्द जोड़ा गया है वो शायद यहाँ पे छूट गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश राज्यों में कितनी सीटें हैं?
तो क्रम से इनको देख लीजिए कि आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, तो 11 सीटें हैं। उड़ीसा में कितनी हैं, 10 सीटें हैं। तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश की पता ही है 80 सीटें राज्यसभा की हैं। इसके बाद में बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड क्लाइव बंगाल का पूछा जा रहा है पहला गवर्नर। इसके बाद में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारन हेस्टिंग। बात याद रखिए, गवर्नर पूछा जाता है तो लॉर्ड क्लाइव, अगर पूछा जाता है गवर्नर जनरल कौन थे, वारन हेस्टिंग। इसी के साथ साथ में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हैं, तो विलियम बेंटिंक हैं गवर्नर जनरल। इसके बाद में अगर पूछा जाता है भारत के प्रथम वायसराय कौन हैं, तो आपका जवाब होगा कैनिंग। और ये बात और याद रहे, कैनिंग जो है भारत के पहले वायसराय हैं। और भारत के पहले जनरल गवर्नर जो विलियम बेंटिक हैं, जो कैनिंग है भारत का प्रथम वायसराय, इसी के शासनकाल में कैनिंग 1857 की क्रांति हुई थी। इसके बाद में सहायक संधि किसके समय हुई थी, तो डुप्ले के समय हुई थी सहायक संधि, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सर्विस स्थायी बंदोबस्त का जन्मदाता कौन है, तो सिविल सर्विस जो है उसकी स्थायी बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त और सिविल सर्विस, ये दोनों का, यानी दोनों ये व्यवस्थाएं हैं सिविल सर्विस की और बंदोबस्त की। इनका जन्मदाता कौन है, तो कॉर्नवालिस है, इसका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में प्लासी की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो प्लासी को जो युद्ध हुआ था, तो वो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। इसके बाद में इसका नेतृत्व किसने किया था, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था। और बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य ये युद्ध हुआ था। इसके बाद में अवध को किस रिपोर्ट के तहत हड़पा गया था, तो अवध को हड़पने की जो नीति है वो किस रिपोर्ट के तहत हड़पा गया था, तो यहाँ पर जो है उन्होंने कुशासन का आरोप लगाकर आउटरम रिपोर्ट के तहत इसको हड़पा था, आउटरम रिपोर्ट। इसके बाद में अगला प्रश्न है, विश्व में पहली जनगणना किस देश में हुई, तो सूडान का नाम याद रखें, विश्व की पहली जनगणना किस देश में हुई। इसके बाद में जनगणना किस सूची का विषय है, अगर ये पूछा जाता है तो आपका उत्तर होगा ये संघ सूची का विषय है, लेकिन जनसंख्या जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का, जनसंख्या समवर्ती सूची का। स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की, तो इनका नाम आपको याद रखना है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में इसकी स्थापना की थी स्वराज पार्टी की। भारत में प्रिंटिंग प्रेस और तंबाकू की खेती की स्थापना किसने की, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना और तंबाकू की खेती की स्थापना, दोनों का काम जो है वो पुर्तगालियों ने किया था। इसके बाद में अगला जो है त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर स्थापित की गई थी, तो ये सिफारिश थी बलवंत राय मेहता की सिफारिश, आपको ये बात याद रखना है। इसके बाद में इलाहाबाद की संधि किस सन में हुई थी, तो इलाहाबाद की संधि आपको याद रखना है 1765 में हुई थी। इसके बाद में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो सत्यशोधक समाज है उसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी 1873 में, ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद में गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेलग्राम की गांधी जी ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस अधिवेशन में और 1924 में ये अध्यक्षता की थी। इसके बाद में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और यहीं की स्त्रियों ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, वैलेंटाइन शिरोल ने किसको भारतीय उपद्रव का पिता कहा है, तो ये अंग्रेज़ है और इसने जो है किसको भारतीय उपद्रव का पिता कहा है, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा है। पूछा जाए किसने कहा है, तो शिरोल का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध किससे है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध है वायसराय लिटन से। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है, तो इनका नाम, प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले का नाम है आत्माराम पांडुरंग, इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर किसको कहा जाता है, विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर कहा जाता है पांडिचेरी को। इसके बाद में पांडुचेरी को कहा जाए। इसके बाद में अगला प्रश्न है 1907 सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी राम बिहारी घोष, इन्होंने की थी। और गरम दल और नरम दल जो है यहीं से विभाजन हुआ था 1907 से। अंग्रेज़ी भारतीय सेना का जनक किसे माना जाता है,
तो अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक माना जाता है मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को। स्ट्रिंजर जो लॉरेंस थे उनको माना जाता है, और ये जो हैं 1748 की बात है। इसके बाद में स्थापना हुई अंग्रेजी सेना की 1748 में। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम आपको याद रखना है रामचंद्र पांडुरंग। अभी ऊपर निकल चुका है ये नाम, रामचंद्र पांडुरंग इनका असल नाम है, पांडुरंग। और इनको फांसी 18 अप्रैल 1859 को हुई थी। इसके बाद में सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का चित्र कितने के नोट पर है? यानी नोट जो भारत में चलते हैं उन कौन से नोट पर सांची के स्तूप का चित्र है? तो याद रखें 200 का जो नोट शुरू किया गया है उस पर इसका चित्र है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, हाल ही में सांची के स्तूप की पूर्वी गेट प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? तो जर्मनी में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट का क्वेश्चन है। इसके बाद में 12 जनवरी 2006 में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन किस प्रधानमंत्री ने मनाया? तो विश्व हिंदी सम्मेलन मनमोहन सिंह ने 2006 में 12 जनवरी को मनाया। हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो इंटरनेशनल लेवल पे माना जाता है हरित क्रांति का जनक राष्ट्रीय लेवल पे माना जाता है एमी नाथन को। इसके बाद में शुंग वंश के संस्थापक का नाम क्या है? तो भाइयों याद रखें कि शुंग वंश के संस्थापक जो है पुष्पमित्र सिंह को माना जाता है। इसके बाद में चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो विजयालय जो है चोल वंश का संस्थापक है। दोनों के आपको याद रखना है। सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित हैं? तो कथक जो है नृत्य उससे संबंधित हैं सितारा देवी। इसके बाद में रुक्मणी देवी किस नाटक की जननी मानी जाती हैं? तो ये नाटक नहीं, ये भी नृत्य है। किस नृत्य की जननी मानी जाती हैं? तो भारतनाट्यम की जननी है रुक्मणी देवी। इसके बाद में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। और इसी को भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा है संविधान की। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है। यहाँ सबसे पहले कांस्य के ही साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बर्तनों में, औजारों में। इसके बाद में मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो याद रहे कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था मूल संविधान में, ये बाद में जोड़े गए हैं। इसके बाद में समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 44 में मिलता है समान सिविल संहिता का। इसके बाद में सत्यमेव जयते जो शब्द का उल्लेख है कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है मंडूकोप उपनिषद में मिलता है। मंडूकोप उपनिषद जो है उसमें मिलता है सत्यमेव जयते का। विशाखा दत्त की पुस्तक का नाम क्या है? तो विशाखा दत्त की पुस्तक का नाम है मुद्राक्षस। इसके बाद में धम्मचक्र प्रवर्तन क्या है? तो धम्मचक्र प्रवर्तन जो है वो गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश जो उन्होंने सारनाथ में दिए थे उसको धम्मचक्र कहा जाता है। इसके बाद में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का आरंभ किसने किया था? तो कॉर्नवालिस, अभी ऊपर नाम निकल चुका है, और इसी ने सिविल सर्विस का भी किया था। इसके बाद में गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा ज्योतिबा फूले हैं, इनका नाम आपको याद रखना होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ। और भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी कब हुई थी? तो ये 23 मार्च 1931 में हुई है, ठीक 17 दिन के बाद हो गई थी। इसके बाद में कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में अध्यक्षता लखनऊ की थी। किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल और मुस्लिम लीग का विलय हुआ? तो गरम दल नरम दल मुस्लिम लीग, लखनऊ अधिवेशन 1916। इसके बाद में 12 साल बाद नीलकुंजी फूल कहाँ खिलता है? तो 12 साल के बाद ये फूल खिलता है और इस वक्त ये खिले हुए हैं, तो इसलिए ये प्रश्न बन सकता है। तो नीलगिरी पहाड़ी पश्चिमी घाट पर ये फूल खिलते हैं। इसके बाद में नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है नीलगिरी जो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा।
इसके बाद अगला प्रश्न है, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? पीटी कल्चर, आपको नाम याद रहे। मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं? तो एपी कल्चर कहते हैं। इसकी खेती को, मधुमक्खी की खेती एपी कल्चर, अंगूर की खेती पीटी कल्चर। इसके बाद में 71 नंबर प्रश्न है, SIDVI बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश, लखनऊ। जल्लीकट्टू किस राज्य का खेल है? तो जल्लीकट्टू है तमिलनाडु का। और याद रहे कि ये नृत्य जो है भरतनाट्यम रुक्मणी देवी वाला, वो भी तमिलनाडु का ही नृत्य है। इसके बाद में सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में पाई जाती हैं? तो सर्वाधिक रामसर साइट जो है वो इलाहाबाद में, तमिलनाडु में पाई जाती हैं। पूरे भारत में रामसर साइट कितनी है? तो 75 रामसर साइट हैं, ये भी याद रहे। इसके बाद में प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया था? तो प्रथम पुरस्कार दिया गया था देविका रानी को, और ये जो है एक्टर्स थीं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? तो आपका जवाब होगा जी शंकर कुरुप को दिया गया था प्रथम ज्ञानपीठ अवार्ड। इसके बाद में भारत का नवीनतम राज्य कौन बना है? तो याद रखें कि 2 जून 2014 को तेलंगाना बना है मोदी सरकार में। इसके बाद में गोवा राज्य किस संविधान संशोधन के तहत स्वीकारा गया? तो गोवा जो स्वीकारा गया था 1978 में 56वां संशोधन जो हुआ था उसके तहत। इसके बाद में भारत की पहली ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो PT ऊषा का नाम याद रखें कि भारत के जो ओलंपिक महासंघ है उसकी अध्यक्ष पहली महिला बनी है। इसके बाद में ब्रह्मोस्त्र 2 की स्थापना और मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ आपको याद रखना है। ब्रह्मोस्त्र बहुत बड़ी मिसाइल है भारत की। इसके बाद में वस्तु एवं सेवा में GST कब से लागू हुआ? तो जो वस्तु है, सेवाएं हैं एवं सेवा जो है उनमें GST लागू हुआ है 1 जनवरी 2017, 101वां संशोधन, ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? विश्व स्तर पर पूछ रहे हैं तो आपको याद रहे नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति में आने वाली फसलें कौन सी हैं? तो हरित क्रांति में चावल और गेहूं मुख्य फसल के तौर पर हैं। इसके बाद में संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में प्राप्त है? तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति को बुलाने का अधिकार 108 नंबर के अनुच्छेद में है। अगला प्रश्न है कि नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आपका उत्तर होगा आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्रथम आने वाले कौन थे? तो प्रथम भारत में आने वाले व्यापार के तौर पर पुर्तगाली थे। इसके बाद में टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैकबियन क्लब जो है, जैकबियन क्लब, उसका सदस्य था टीपू सुल्तान। इसके बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ? तो भारत की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन हुआ है, 42वां संशोधन हुआ है और 1976 में हुआ है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? याद रखिए, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन साथ साथ में आपको याद रहे भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, संविधान के 42वें संशोधन में किन शब्दों को जोड़ा गया? अब ये वो जो क्वेश्चन छूटा था वहाँ यहाँ देख लीजिए। तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को 42वें संशोधन में जोड़ा गया। इसके बाद में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो प्रारूप समिति का गठन किया गया है 29 अप्रैल 1947 को और इसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को याद रखिए विश्व जल दिवस होता है। आपातकाल उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो 18वें भाग में हैं आपात उपबंध संविधान के। इसके बाद में भारत में आपातकाल कितनी बार लग चुका है? तो याद रहे कि 3 बार भारत में आपातकाल लग चुका है, लेकिन आर्थिक आपातकाल अभी एक बार भी नहीं लगा है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रहे कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अश्वघोष की पुस्तक का क्या नाम है? तो बुद्ध चरित्र है अश्वघोष की पुस्तक का नाम। दोस्तों, ऑप्शन देकर इसलिए नहीं बात करते हैं कि रिवीजन की तौर पर ये वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रश्नों को 100 क्वेश्चन है और आप अगर रिवीजन करेंगे तो 20 मिनट में 100 क्वेश्चनों का रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष कौन था? तो यही अश्वघोष ही थे।
अगला प्रश्न है, अल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? तो अल्बर्ट विल जो विवाद है वो वायसराय रिपन के समय में हुआ था। और आज का आखिरी प्रश्न है, भारत के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन हैं? तो आपका सही उत्तर होने वाला है नीलम संजीव रेड्डी। तो यहाँ से पूरे 100 क्वेश्चनों पे मैंने आज चर्चा की। रिवीजन के तौर पर बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। अगर आपको लगता है कोई इसमें कमी रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर किसी साथी को शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं। धन्यवाद।